Hello friends, today once again we are going to see the most important concept of electrostatics, that is the first application of Gauss theorem. In last period we talk about the Gauss theorem, that is the statement of Gauss theorem and its proof, how it is proved. Now there are three applications of Gauss theorem: first application, second application and third application. First application is related to the spherical surface, second application is related to the cylindrical surface and third application related to the random surface. So out of these three applications, first we see the first application of Gauss theorem. So for this purpose, here we consider a charge sphere A. We consider a charge sphere A which is kept in a medium of permittivity epsilon. अपन ने यहाँ पे एक चार्ज स्फीयर लिया हुआ है जिसके ऊपर प्लस क्यू इतना चार्ज क्या हुआ है, डिपॉजिट हुआ है, और ये जो चार्ज स्फीयर है इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है, और इसको एक ऐसे मीडियम के अंदर रखा हुआ है जिस मीडियम की परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन है. कंसीडर ए चार्ज स्फीयर ए, कंसीडर ए चार्ज स्फीयर ए ऑफ रेडियस आर. ऑन दिस चार्ज स्फीयर अ प्लस क्यू इज चार्ज डिपॉजिटेड ऑन इट्स सरफेस which is kept in a medium of permittivity epsilon. The distribution of charge on its surface, the distribution of charge on its surface is equally distributed due to its spherical symmetry. ये जो चार्ज स्फीयर है इसकी स्फेरिकल सिमेट्रिविटी होने के वजह से उस चार्ज स्फीयर के सरफेस के ऊपर जो चार्ज डिपॉजिट हुआ है वो हर जगह कैसा है, सेम है. हर जगह सेम है इसका मतलब क्या, यहाँ पे जितना चार्ज है उतना ही चार्ज यहाँ पे है, उतना ही चार्ज यहाँ पे है, उतना ही चार्ज यहाँ पे है. सो सच अ सरफेस इज कॉल्ड एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस. सच अ सरफेस इज कॉल्ड एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस. चार्ज सेम है इसका मतलब उस पॉइंट के पास में जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा, और इसीलिए सच अ सरफेस इज कॉल्ड एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस. सो ड्यू टू द spherical symmetry, due to the spherical symmetry, the distribution of charge on the sphere A, due to the spherical symmetry, the distribution of charge on the charge sphere A is equally distributed and such a surface is called as equipotential surface. This charge sphere A is kept in a medium of permittivity epsilon. ये जो चार्ज स्फीयर ए है इसको अपन ने एक ऐसे मीडियम के अंदर रखा हुआ है जिसकी परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन है. ओके, देन वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड दिस चार्ज स्फीयर. कि ये जो चार्ज स्फीयर अपने को यहाँ पे दिया हुआ है, इस चार्ज स्फीयर के बाहर के साइड में किसी भी पॉइंट पे, इस चार्ज स्फीयर के बाहर के साइड में किसी भी पॉइंट के पास में यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है उसका फॉर्मूला अपने को यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना. सो इन दिस केस वी वांट टू फाइंड द एक्सप्रेशन और द फॉर्मूला. वी वांट टू फाइंड द एक्सप्रेशन एंड द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द चार्ज स्फीयर ए. कि ये जो चार्ज स्फीयर ए दिया हुआ है इसके बाहर के साइड में ये जो पॉइंट P दिया हुआ है, इस पॉइंट P के पास में अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या करना है, डिटरमाइन करना है. तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P के पास में अपन ने स्मॉल एरिया ds क्या किया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है. और ये जो स्मॉल एरिया ds है, ये स्मॉल एरिया ds में से कितनी ट्यूब ऑफ इंडक्शन नॉर्मली पास हो रही है. सो नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर एरिया ds, नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर एरिया ds, इट इज इक्वल टू क्या आएगा, एप्सिलॉन ई कॉस थीटा इंटू ds. जैसे कि अपने को पता है कि अगर अपन एक एरिया ds लेते हैं तो उस एरिया ds में से कितनी ट्यूब ऑफ इंडक्शन नॉर्मली पास हो रही है, तो उसका फॉर्मूला है एप्सिलॉन ई कॉस थीटा इंटू ds.
व्हाट इज थीटा? वेयर थीटा विद द एंगल, वेयर थीटा विद द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड नॉर्मल टू द एरिया ds, कि अगर अपन एरिया ds लेते हैं और उस एरिया ds को एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उनके बीच में का एंगल अगर थीटा है, तो ऐसे सिचुएशन में नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर एरिया ds जो आएगा उसका फॉर्मूला क्या आएगा? एप्सिलॉन ई कॉस थीटा इंटू ds। क्या आएगा? एप्सिलॉन ई कॉस थीटा इंटू ds। ठीक है, अब एप्सिलॉन ई कॉस थीटा इंटू ds एक एरिया ds में से ट्यूब ऑफ इंडक्शन नॉर्मली क्या हो रही है? पास हो रही है। बट इफ वी से इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर, in this case electric field intensity is perpendicular to the surface of the area ds, कि एरिया ds को अगर अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं वहाँ पे और नॉर्मल जो ड्रॉ कर रहे हैं, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों के बीच में का एंगल कितना आएगा? 0 आएगा, बिकॉज बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, the direction of electric field intensity and a normal drawn to the area ds both are exactly parallel to each other, both are exactly parallel to each other, hence the theta equal to 0, as theta is equal to 0 cos theta is equal to 1, therefore so here theta is equal to 0, therefore cos theta is equal to 1 and hence normal electric induction, hence normal electric induction over area ds, over area ds it is equal to epsilon into E into ds। ठीक है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 है इसलिए cos थीटा 1 आएगा और इसीलिए नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर एरिया ds कितना आएगा? एप्सिलॉन इंटू E इंटू ds। बट दिस स्पेरिकल सरफेस B, ये जो स्पीयर B दिया हुआ है जिसको अपन गॉसियन सरफेस बोल के कंसिडर कर रहे हैं, ये जो स्पीयर B दिया हुआ है जिसको अपन गॉसियन सरफेस बोल के कंसिडर कर रहे हैं, तो ये जो स्पीयर B है ये लार्ज नंबर ऑफ इमेजिनरी एरिया ds से क्या हुआ है? फॉर्म हुआ है। ऐसे लार्ज नंबर ऑफ एरिया ds से क्या हुआ है? फॉर्म हुआ है। यहाँ पे एक एरिया ds है, यहाँ पे एक एरिया ds है, यहाँ पे एक एरिया ds है, ऐसा बहुत सारे एरिया ds से क्या हुआ है? फॉर्म हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन कंसिडर करते हैं एक फुटबॉल अगर अपन लेते हैं तो फुटबॉल के ऊपर एक पैच रहता है, वो जो ब्लैक एंड व्हाइट पैच रहते हैं तो उसमें का एक पैच जो है उसको अपन एरिया ds कंसिडर करेंगे और ऐसे लार्ज नंबर ऑफ एरिया ds से वो फुटबॉल का जो पूरा सरफेस है वो फॉर्म हुआ है। तो उस तरीके से यहाँ पे ये जो स्पीयर B है, ये स्पीयर B का जो सरफेस है ये भी ऐसे लार्ज नंबर ऑफ एरिया ds से क्या हुआ है? फॉर्म हुआ है। सो ये टोटल सरफेस जो है ये स्पीयर B का, इसमें से टोटल कितनी ट्यूब ऑफ इंडक्शन फॉर्म होगी? दैट वी वांट टू फाइंड। सो दैट इज कॉल्ड एज टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, दैट वी कॉल्ड एज अ total normal electric induction. So total normal electric induction we get it is equal to integral epsilon into E into ds। नेचुरली एक एरिया ds में से इतनी ट्यूब ऑफ इंडक्शन नॉर्मली पास हो रही है तो टोटल सरफेस में से कितनी ट्यूब ऑफ इंडक्शन पास होगी? एप्सिलॉन इंटू E इंटू ds। कितनी पास होगी? एप्सिलॉन इंटू E इंटू ds। टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन थ्रू स्पीयर B और ओवर स्पीयर B, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर स्पीयर B इज इक्वल टू इंटीग्रल एप्सिलॉन इंटू E इंटू ds। अपने को यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बट व्हाट इज एप्सिलॉन? परमिटिविटी ऑफ मीडियम विच इज कांस्टेंट, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हो रहा। व्हाट इज E? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है यहाँ पे जितनी है वहाँ पे यहाँ पे भी उतनी है, यहाँ पे भी इतनी है। तो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द स्पीयर B का जो सरफेस है उसका कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हैं तो स्पीयर B के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो रहेगी उसकी वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कैसे रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि स्पीयर B का सरफेस का कोई भी पॉइंट अगर अपन लेते हैं देन इट इज इक्वल एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर। ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये स्मॉलर है तो ये भी स्मॉलर इतने डिस्टेंस पे रहेगा, ये भी स्मॉलर इतने डिस्टेंस पे रहेगा। तो स्पीयर B का जो सरफेस है वो
उस पे ऊपर का कोई भी पॉइंट अगर अपन लेते हैं तो उसका जो डिस्टेंस है स्फीयर ए के सेंटर से हमेशा सेम रहेगा। इसीलिए स्फीयर बी के सरफेस पे किसी भी पॉइंट के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैसी रहेगी, सेम रहेगी। ओके, कांस्टेंट रहेगी। तो एप्सिलॉन कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, ये दोनों चीजें कांस्टेंट है और इसीलिए यहाँ पे टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, यहाँ पे क्या आएगा, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू ई इंटू इंटीग्रल डीएस। क्या आएगा, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू ई इंटू इंटीग्रल डीएस। व्हाट इज इंटीग्रल डीएस? इंटीग्रल डीएस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। इंटीग्रल डीएस क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज इंटीग्रल डीएस? इंटीग्रल डीएस यानी ये स्फीयर बी का पूरे सरफेस का एरिया, लार्ज नंबर ऑफ एरिया डीएस से ये स्फीयर बी का सरफेस फॉर्म हुआ है ना, तो यहाँ पे ये स्फीयर बी का जो टोटल सरफेस है उसका एरिया कितना आएगा, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर। कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। सो देयरफॉर टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, therefore total normal electric induction is equal to, यहाँ पे क्या आएगा, एप्सिलॉन इंटू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये जो स्फीयर बी है, ये स्फीयर बी का जो सरफेस है, इसमें से टोटल इतनी ट्यूब ऑफ इंडक्शन नॉर्मली क्या हो रही है, पास हो रही है। ये चीज अपने को मिल गई। अब ये जो स्फीयर बी है जिसको अपन गॉसियन सरफेस बोल के कंसिडर कर रहे, स्फीयर बी जो है उसको अपन गॉसियन सरफेस बोल के कंसिडर कर रहे हैं, तो इस गॉसियन सरफेस ने कितना टोटल चार्ज इनक्लोज किया हुआ है, स्फीयर बी ने कितना टोटल चार्ज इनक्लोज किया हुआ है, ये अपने को देखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अप्लाई गॉस थ्योरम। अब स्फीयर बी के अंदर कौन इनक्लोज है, स्फीयर ए है। स्फीयर ए के सरफेस पे कितना चार्ज है, प्लस क्यू इतना चार्ज है। इसका मतलब स्फीयर बी ने स्फीयर ए का ऊपर का जो चार्ज है उसको कंप्लीटली एनक्लोज किया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, सॉरी चार्ज इनक्लोज्ड, charge enclosed by sphere B, charge enclosed by sphere B is equal to Q। तो यहाँ पे टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन मुझे पता है, स्फीयर बी ने कितना चार्ज इनक्लोज किया हुआ है वो मुझे पता है। अब अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, गॉस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज, इज इक्वल टू total charge enclosed। okay, what is total normal electric induction? Epsilon into E into 4 pi r square। so here epsilon into E into 4 pi r square, it is equal to how much charge enclosed by sphere B? It is equal to Q। so here we write Q, and therefore capital E, that is the formula for electric field intensity, is equal to Q upon 4 pi epsilon into r square। so this is the formula for electric field intensity, this is the formula for electric field intensity outside the charge sphere A। कि ये जो चार्ज स्फीयर A है, इस चार्ज स्फीयर A के बाहर के साइड में r इतने डिस्टेंस पे, स्मॉल r इतने डिस्टेंस से अपन ने जो पॉइंट P कंसिडर किया हुआ है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या आ गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर, Q upon 4 pi epsilon into r square। One more thing remember here, यहाँ पे पॉइंट P के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे भी ये है। तो स्फीयर B के सरफेस पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कैसा है, कांस्टेंट है, लेकिन उसकी डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। although it is change but it is always perpendicular, although it is change but it is always perpendicular to the surface of the sphere B। sphere B का जो सरफेस है उसके सरफेस के ऊपर हमेशा वो कैसी रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। ओके, सो कैपिटल E is equal to Q upon 4 pi epsilon into r square। in the form of free space, epsilon is equal, E is equal to Q upon 4 pi epsilon 0 k into r square।
अगर अपन किसी मीडियम में नहीं रखते हैं, वैक्यूम में रखते हैं, एयर मीडियम में रखते हैं, यानी फ्री स्पेस में रखते हैं, तो ऐसे कंडीशन में कैपिटल E का फॉर्मूला आएगा E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू आर स्क्वायर. ओके, सो हियर व्हाई वी कैन राइट, because epsilon upon epsilon 0 it is equal to K, that is nothing but dielectric constant, that is nothing but dielectric constant. अगर किसी भी मीडियम की परमिटिविटी लेते हैं और फ्री स्पेस की परमिटिविटी लेते हैं, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी और फ्री स्पेस की परमिटिविटी, ये दोनों का रेशियो अगर अपन फाइंड आउट करते हैं, देन दिस रेशियो इज नथिंग बट K, दैट वी कॉल्ड एज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो इस तरीके से यहाँ पे एक चार्ज स्फीयर के बाहर के साइड में किसी भी पॉइंट के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला अपन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. जो फॉर्मूला आया हुआ है E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ परमिटिविटी. इन द फॉर्म ऑफ फ्री स्पेस इट इज E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू आर स्क्वायर, वेयर K इज नथिंग बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, where K is nothing but dielectric constant. Okay, got it? So this is nothing but the first application of the Gauss theorem. In the next video we see the second application, and then third application is nothing but a third video. So if you like this video, then share and subscribe my channel. Thank you very much.